हमारे एनसीसी के समस्त जवान, समस्त लड़के लड़कियां और उनके सभी स्क्वाड लीडर्स, आज मैं आप सब से भारत की आंतरिक सुरक्षा के बारे में बात करूँगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम लोग एक चुनौती के साथ पैदा हुए थे, काइंड ऑफ, वो थी कश्मीर। यानी आज़ादी के साथ ही हमें एक समस्या विरासत में मिली जिसको कहेंगे कश्मीर समस्या। कैसे मिली? जब 1947 तक ब्रिटिश हमें छोड़ के गए तो कुछ देश को तो वो सीधे गवर्न करते थे और देश के कुछ हिस्से को रियासतों के थ्रू गवर्न करते थे। इस देश में लगभग 600 रियासतें थी, जैसे टिहरी भी एक रियासत थी। ऐसे ही हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, ऐसे बहुत सारी रियासतें थी देश भर में जिनके राजा रजवाड़े होते थे और ओवरऑल कंट्रोल ब्रिटिशर्स का ही था, किंतु बीच में जो है इन रियासतों का भी वहाँ राज चलता था। तो जब 15 अगस्त 1947 को पार्टीशन हुआ तो अंग्रेज़ों ने कहा ये जितनी रियासतें हैं इनकी चॉइस है कि ये इंडिया को ज्वाइन करे कि पाकिस्तान को ज्वाइन करे, और बाकी तो सबने अपना अपना ऑप्शन दे दिया। 3 जगह प्रॉब्लम आई, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो पहली दोनों प्रॉब्लमें तो जो समस्याएं तो उस टाइम के माननीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको देश की एकता के साथ जोड़ के देखा जाता है, उनके कठोर दृष्टिकोण से हैदराबाद और जूनागढ़ की समस्या खत्म हो गई और वो दोनों इंडिया का अभिन्न अंग हो गए। कश्मीर की समस्या थोड़ी सी विशिष्ट थी। जम्मू और कश्मीर की मेजोरिटी में, पॉपुलेशन मेजोरिटी में मुस्लिम ज़्यादा थे, किंतु जो वहाँ के महाराजा थे वो हरि सिंह थे। तो कश्मीर ने कहा न हम इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं न पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हैं। तो कश्मीर 15 अगस्त को इंडिया के साथ नहीं आया था। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। तो ये जो प्रॉब्लम थी इसको सोल्व करने में कुछ टाइम लगा और थोड़ा डिली डेलिंग हुआ। तो इस बीच हमारे जो पाकिस्तान ने कहिए उसने ट्राइबल्स के फॉर्म में अपनी सेनाएं भेजना शुरू कर दी कश्मीर की तरफ, और वो जब सेनाएं बढ़ने लगी तो राजा डरा कि मैं क्या करूँगा, कैसे रोकूं इनको। तब उसने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हमको जो है इंडिया में मिला लीजिए। तब जाकर के ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन हुआ और उसके बाद भारतीय आर्मी जो है, भारतीय सेना कश्मीर में गई और उन्होंने जो इधर से सेना आ रही थी उसके बढ़ते हुए उसको रोका। तो वो जो लाइन जहाँ पे वो रुक गए उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तो कश्मीर का कुछ हिस्सा जो हम नक्शे में देखते हैं 100% हमारे पास नहीं है, उसमें से 1/3 हिस्सा उसको हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK, यद्यपि वो लोग उसको आज़ाद कश्मीर के नाम से बोलते हैं। तो ये समस्या के साथ हम पैदा हुए थे और धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट की समस्या आई इंडिया में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉब्लम थी उसको ऐसे करके देखा जाता था कि हमें इंडिया का हिस्सा नहीं माना जाता, हम अलग हैं। उनको वो बर्मीज, उसमें जो बॉर्डर है मणिपुर और नागालैंड का, वो कहीं ना कहीं बर्मा से अपने को आइडेंटिफाई करता था। तो जो नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम थी वो कल्चरल आइडेंटिटी की थी और ये थोड़ा रिमोटनेस की थी, थोड़ा कनेक्टिविटी कम थी, कम्युनिकेशन कम था, सड़कें कम थी, रेलवेज कम थी। अब वो अगर आप पिछले 8 सालों में देखें तो उस समस्या को इंडिया ने लगभग ख़त्म कर लिया है। मैं BSF CRPF में भी रहा हूँ, तो वो समस्या हमारी लगभग ख़त्म हो गई है। इसी तरह से जो कश्मीर की समस्या थी वो भी अगर आपने देखा हो तो 2019 के बाद जब से 370 हटा है तो उसमें भी हम लोगों को काफ़ी सफलता मिली है।
जो इससे अगला चैलेंज था वो नक्सल चैलेंज था। ये 1969 के करीब शुरू हुआ बंगाल के नक्सलबाड़ी एरिया से। इंडिया में उसे नक्सल इसलिए कहा जाता है कि जब पहली बार जहाँ शुरू हुआ नक्सलबाड़ी था। वैसे ये लेफ्टिस्ट मूवमेंट था, इसको माओइस्ट भी कहते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या माओइज्म या मार्क्सिज्म, ये बहुत सारे नाम हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के। और उसमें ये हुआ कि जो जमींदार हैं, बड़े जमींदार हैं, उनको जो है उन पर अटैक करो और ये लोग जो है गरीबों का, मजदूरों का शोषण करते हैं। तो जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है उस हिसाब से ये नक्सलबाड़ी बंगाल से शुरू हुआ और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ के 2010 में पीक पे चली गई। अगर आपने देखा हो 2010 में एक दांतेवाड़ा में अटैक हुआ था नक्सलवादियों का, उन्होंने एक अटैक में 76 लोगों को, 76 सीआरपीएफ के जवानों को मार डाला था। इतनी उनकी पावर बढ़ गई थी। किंतु आप सबको पता होगा कि पिछले 8 सालों में इसमें भी बहुत चेंजेज आए हैं और जो नक्सल गवर्नड एरियाज थे या नक्सल प्रभावित एरियाज थे, जो बहुत ज़्यादा माओइस्ट प्रभावित एरियाज थे, उसमें भी देश में बेटर पोजीशन हुई है। आज की तारीख में आधे से भी कम रह गई वो समस्या, पर ये समस्या ख़त्म नहीं हुई है, समस्या है। और उससे उस चैलेंज को, ये हम ना भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों की बातें कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कश्मीर की बात की, नॉर्थ ईस्ट की और नक्सल की। एक बड़ा पॉइंट आप सबके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि 1971 के वार के बाद, 1971 के वार के बाद पड़ोसी देश ने सोचा कि हम भारत से सीधे सीधे नहीं जीत सकते। इंडिया से सीधी लड़ाई में पार पाना बहुत मुश्किल है। 1965 में हारे, 71 में हारे, तो इसीलिए उन्होंने 71 के बाद प्रॉक्सी वार की स्ट्रेटजी बनाई। प्रॉक्सी वार समझते हैं ना? सीधी लड़ाई नहीं लड़नी, टेढ़ी लड़ाई लड़नी है, पीछे से लड़ना है, छुप करके वार करना है। और तब से उन्होंने भारत में टेररिज्म फैलाने का जो है एक प्रयास किया। और उसी की वो थी कि सबसे पहले जो है पंजाब टेररिज्म की समस्या आई, तो ये उसी के क्रम में आया। और ये कहीं ना कहीं पड़ोसी देश से गवर्न था, कंट्रोल्ड था और उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी। उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी में एक बड़ा कॉमन सेंटेंस यूज किया जाता है, टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, कि भारत में इतने छेद पैदा कर दो खुद ही जो है उससे खून बह बह करके देश कमज़ोर हो रहा है। तो उन्होंने उसमें पंजाब में टेररिज्म फैलाया, कश्मीर में फैलाया और फिर पूरे देश में। अगर इसको हिंटरलैंड टेररिज्म बोलते हैं कि आपने देखा होगा कभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहे, कभी मुंबई में हो रहे, कभी पटना में हो रहे, तो ये सब भी कहीं ना कहीं जो हमारे जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनके द्वारा गवर्न था। तो वो लोग ये है कि इंडिया में यहाँ की इकोनॉमी को कमज़ोर करो, फिर करेंसी चलाओ, यहाँ के जो है जितने भी एंटी गवर्नमेंट जितने मिलिटेंट्स हैं उनको हथियार दो, उनमें कट्टरवाद फैलाओ, उनमें जिससे कि वो देश में आतंकवादी गतिविधियाँ कर सकें। तो हम लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस के रूप में ये जो पड़ोसी या हमारे विरोधी ताकतें हैं उनके डिजाइंस को सफल नहीं होने देना है और उसको जो है इन इरादों को सफल नहीं होने देना। और उसमें यूथ का बहुत बड़ा रोल है। आपको पता होगा इजराइल जो है, इजराइल, आप सभी एनसीसी के हैं तो आपने ट्रेनिंग कर लिया थोड़ा बहुत। इजराइल में 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग या सर्विस मैंडेटरी है, कंपलसरी है, जिससे उनको सिक्योरिटी के बारे में वो लोग अलर्ट हो जाएं, उनको पूरा बेसिक ट्रेनिंग हो, कैसे खुद को सिक्योर करना है, कैसे आसपास को सिक्योर करना है, कैसे देश को सिक्योर करना है। तो ये सारे जो है हमारे जो लोग एनसीसी ज्वाइन कर रहे हैं उनसे हमें ये उम्मीद है कि वो सर्टनली देश की सुरक्षा के प्रति और ज़्यादा गंभीर होंगे और संवेदनशील होंगे। इनके अलावा जो 2-3 और बड़े चैलेंज हैं, एक है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम।
ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब है कि जब क्राइम एक इतने बड़े लेवल पे होता है, ऑर्गेनाइज रूप से होता है, जिससे आप बहुत बड़े बड़े मतलब जैसे ड्रग्स भी ऑर्गेनाइज क्राइम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ड्रग्स का जो पैसा है ये यूथ के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारी युवा पीढ़ी को बहुत लोग बहका रहे हैं, वो गलत जाल में फंसा रहे हैं कि ड्रग्स मज़ा है। ड्रग्स मज़ा नहीं, ड्रग्स सजा है। ड्रग्स लाइफ को ख़त्म कर देती है। और ड्रग्स का पैसा, ये याद रखिए सभी लोग, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल टेरर फंडिंग कौन करता है, किस वजह से होती है, वो पैसा कहाँ से आता है? ड्रग्स से। और ड्रग्स की ये समझ लीजिए जो गोल्डन क्रिसेंट है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान, वहाँ पैदा होती है। जब ये हेरोइन वहाँ पैदा होती है तो 1 लाख रुपए किलो होती है, और जब वो इंडिया बॉर्डर पार कर जाती है तो 1 करोड़ रुपए किलो हो जाती है। 1 करोड़, सोचिए 100 गुना इतना ड्रग्स स्मगलिंग में पैसा है। और जब वो इंडिया से अमेरिका और लैटिन अमेरिका चली जाती है तो 7 करोड़ रुपए किलो हो जाता है। तो इतना बड़ा पैसा है जो देश की सुरक्षा को जो है हमारे लिए खतरनाक है। तो हमें अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, सबको ड्रग्स से दूर रखना है। एक चैलेंज और है, वो है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा खतरा है। हर कोई मोबाइल यूज कर रहा है, हर कोई लैपटॉप यूज कर रहा है। साइबर की दुनिया में क्या आपको पता है कि कुछ भी 100% सिक्योर नहीं है? ये पता है आपको? कुछ भी 100% सिक्योर नहीं है। हम पासवर्ड कितना भी कठिन से कठिन कर लें, 100% सिक्योर कुछ नहीं है। कारण कि जो भी मेरे मोबाइल में है, जो भी इंटरनेट पे है, पासवर्ड है, ये कोडिंग है, एनक्रिप्टिंग है, सब कुछ है, किंतु वो किसी न किसी सर्वर पे है। 2013 में स्नोडन रिविलेशन जी आप नेट पे देखना, जो इंटरनेट को कंट्रोल करती हैं कंपनियां, गूगल, याहू, जीमेल, इन सब के थ्रू ही उन्होंने दूसरे देशों का सारा डाटा हैक कर लिया, क्योंकि सारी मेल उनके सर्वर पे तो है ही। तो 100% सिक्योर कुछ नहीं है साइबर की दुनिया में, समझिए नंबर 1 पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, फ्यूचर के जो वार्स हैं वो साइबर वर्ल्ड में लड़े जाएंगे। वो आसमान में नहीं, आकाश में नहीं, धरती पे नहीं, पानी में नहीं, वो साइबर की दुनिया में लड़े जाएंगे। और साइबर की दुनिया में न तो जगह का पता है, न कोई सामने दिखता हुआ दुश्मन है, कैसे लड़ो? बहुत कठिन लड़ाई है। तो एक नया चैलेंज जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस के सामने है, वो साइबर सिक्योरिटी का चैलेंज है। लास्ट में एक चैलेंज की ओर बात करूंगा मैं, वो है सोशल मीडिया। हर आदमी सोशल मीडिया यूज कर रहा है, हर आदमी फेसबुक यूज कर रहा है, हर आदमी ट्विटर यूज कर रहा है, हर आदमी इंस्टाग्राम यूज कर रहा है। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ थी। हम लोग IIT दिल्ली से पढ़े, 25-30 साल तक किसी से कनेक्टेड नहीं थे, 20 साल तक। और जब से सोशल मीडिया, जो हमारे दोस्त अमेरिका में बैठे हैं वो सब कनेक्टेड हैं। हम लोग एक दूसरे से सबसे चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। किंतु उसी सोशल मीडिया का एक माइनस पॉइंट भी है, अगर आपने देखा हो। सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक रातों रात आंदोलन खड़ा कर देते हैं, एक झूठ फैला देते हैं कि यहाँ पे ये हो गया, सारी दुनिया में झूठ फैला के एजिटेटेड हो जाती है पूरी पब्लिक, और नेक्स्ट मॉर्निंग एकदम से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाती है, आगजनी हो जाती है, सड़कों पे उतर आते हैं लोग। तो ये जो फेक न्यूज और जो भड़काऊ जो पोस्टें हैं, सोशल मीडिया का ये नेगेटिव पॉइंट है, इससे भी हमें अपने को बचाना है। ये सिर्फ लास्ट में एक पॉइंट आप सबको बोलना चाहता हूँ कि हमारा यूथ वही देश का भविष्य है, वही राष्ट्र का भविष्य है। अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाइए, अपनी ऊर्जा को स्वयं के उत्थान में लगाइए, क्योंकि तभी हमारा देश जो है शक्तिशाली बनेगा, तभी हमारा देश जो है एक मजबूत भारत बनेगा। तो ये मेरी आपसे लास्ट में अपील है
कि हमारी युवा पीढ़ी की एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगे, एकेडमिक्स में लगे, स्पोर्ट्स में लगे, कल्चरल एक्टिविटीज़ में लगे, और ये जो ड्रग्स और जो नेगेटिव चीज़ें हैं इनसे दूर रहें, कोसों दूर रहें, तो ज़रूर हम एक मजबूत भारत का निर्माण करेंगे। हम देश में वर्ल्ड में नंबर 2 पे क्या नंबर 1 में मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो मोस्ट पावरफुल भी होने चाहिए। तो ये आपका रोल है भविष्य में। थैंक यू।